हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज का दिन काफ़ी सुहाना होने वाला है। रोनित अपने सर का पसीना पोंछते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आज तो दिन की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी हुई है। अतुल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल रोनित, अतुल, सिद्धेश, संतोष और अब्बास ये सब कॉलेज से ही दोस्त थे। सबको कॉलेज से ही कुछ रोमांचक करना था और जब कॉलेज खत्म होने के बाद लाख कोशिश करने पर भी किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिली तो सब ने मिलकर खुद का कुछ करना चाहा और इसीलिए इन लोगों ने मिलकर एक साथ एक नाव खरीदी और ये लोग समुद्र के उस हिस्से में जाते जहां पर किसी भी देश की कोई सीमा ना हो। वहां जाकर ये लोग पुराने डूबे हुए जहाज खोजते और उसमें से कुछ कीमती सामान निकाल लेते, क्योंकि जो भी चीज इंटरनेशनल वाटर में आती है उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। वो चीज उसी की हो जाती है जिसने उसे खोजा होता है। फिर ये लोग उस सामान को म्यूजियम में बेचकर अच्छे खासे पैसे बना लेते थे और आज भी इनका साथ किस्मत ने काफी अच्छे से निभाया था। आज इनके हाथ ब्रिटिश काल के कुछ डूबे हुए संदूक लगे थे जिसमें बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ था, जिसे कि इन्होंने एक डूबे हुए जहाज से निकाला था। जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। सभी लोग अपने आज के काम से खुश लग रहे थे। रोनित ने हमेशा की तरह अतुल और सिद्धेश मिले हुए दोनों संदूकों को तलाशने को कहा और वो संतोष और अब्बास से मिलने कंट्रोल रूम में चला गया। अतुल और सिद्धेश दोनों ही संदूक को खोल के देखने के लिए काफी बेताब थे। तो रोनित के बोलते ही उन्होंने संदूकों को खोल के मिले हुए चीजों को परखना शुरू कर दिया और लिस्ट बनाने में लग गए। अतुल और सिद्धेश दोनों को ही आर्कियोलॉजी की बहुत ही अच्छी समझ थी। बचपन से ही हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से उन दोनों को बहुत नॉलेज थी। कंट्रोल रूम में संतोष और अब्बास जहाज चला रहे थे। दोनों ही होशियार इंजीनियर थे। जहाज की कोई भी गड़बड़ी को वो चुटकियों में ठीक कर देते थे। आज के काम के बाद संतोष ये काम छोड़ने वाला था, पर उसने ये बात किसी को अब तक नहीं बताई थी। वो इन सब से अलग होना चाहता था क्योंकि उसे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब की ऑफर मिली थी, पर असली वजह तो कुछ और ही थी। अब्बास अपनी ही धुन में मोहम्मद रफी के गाने गुनगुना रहा था। अचानक उसका ध्यान सोच में डूबे हुए संतोष पर गया और उसने मजाक करते हुए संतोष से कहा, क्या मियाँ, क्या सोच रहे हो? भाभी का ख्याल आ गया क्या? उस पर संतोष ने बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, यार अब्बास, आज आखिरी बार आप सबके साथ काम कर रहा हूँ। मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। अब घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और मनीषा को ये काम पसंद नहीं है। मनीषा संतोष की गर्लफ्रेंड थी जिससे कि वो शादी करना चाहता था, पर मनीषा को संतोष का काम पसंद नहीं था। हालांकि इस काम में पैसा बहुत है पर जान का जोखिम भी उससे ज्यादा है। अब्बास को तो संतोष की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसने पूछा, क्या हुआ यार, तुमको तो ये काम बहुत पसंद है और पैसा भी अच्छा है, ऊपर से हम सब दोस्त भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। सभी ने इसी से तो इतना कुछ पाया है और शादी के बाद भी तो आप काम कर सकते हो ना। उस पर संतोष ने जवाब दिया, वो बात तो ठीक है अब्बास, पर उस समय मजबूरी थी। मुझ पर काफी कर्ज था जो कि चुकाना था, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ गया। पर अब जब मेरी शादी की बात मनीषा के घर वालों से हुई तो उन्होंने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं कर लेता तब तक वो शादी के लिए नहीं राजी होंगे। ये सब बातें रोनित पीछे से सुन रहा था और उसे काफी ज्यादा दुख हुआ संतोष की बात सुनकर।
आखिर संतोष और रोनित बहुत ही करीबी दोस्त थे और संतोष ने इस बात को अब तक रोनित से छुपाया था, पर रोनित ने भी कुछ भी जाहिर नहीं किया और पीछे से संतोष और अब्बास से बोला, तो पार्टी के लिए तैयार? दोनों ही रोनित की आवाज सुनकर चौंक गए और संतोष थोड़ा घबरा गया। किस बात की पार्टी? अब्बास ने कहा। अरे वही हमेशा की तरह, मेरी तरफ से कुछ पाने की खुशी में। रोनित की आदत थी कि उन्हें जब भी कुछ मिलता तो वो उनके साथ एक छोटी सी पार्टी मनाता था। इधर सिद्धेश और अतुल काफी खुश दिख रहे थे। उन्हें उन संदूकों में बहुत सी चीजें मिल रही थी, जैसे कि पुराने जमाने के बर्तन, कुछ कपड़े और एक छोटा संदूक जो कि काफी महंगा लग रहा था। और जब उन्होंने उसे खोलकर देखना चाहा तो उनसे वो खुला ही नहीं। ये संदूक बहुत ही ज्यादा अलग सा था। उस पर एक ऑक्टोपस का चित्र बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ऑक्टोपस ने डिब्बे को कस के बंद किया हुआ है। तभी अतुल ने कहा, चलो इसे लेकर टीम के पास चलते हैं। वैसे भी आज हमारा काम काफी है और सुबह से चाय भी नहीं पी है, तो चलते हैं टीम के साथ चाय पे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। सिद्धेश भी बहुत थक गया था और वो राजी हो गया था। उन्होंने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को उठाया और केबिन लॉक करके कंट्रोल रूम में निकल गए। सुबह तकरीबन 11 बज गए थे। सभी कंट्रोल रूम में एक साथ चाय पी रहे थे। तभी अतुल ने ऑक्टोपस वाला संदूक टेबल पर रखते हुए कहा, उन बड़े संदूकों में बहुत कुछ मिला है और ये भी उन्हीं में से एक है, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। सबकी नजरें उस संदूक पर थी। सबने बारी बारी उस संदूक को अच्छे से चेक किया और जब संतोष की बारी आई तो उसने अब्बास से टूल किट लाने को कहा। इस बात पर सभी चौंक गए। सिद्धेश बोला, संतोष, हमें ताबूत को काटना नहीं है, वो काफी पुराना है और बहुत ही कीमती भी, तुम बस देखते जाओ। संतोष ने टूल किट में से 4 छोटे स्क्रू ड्राइवर निकाले और उन्हें एक एक करके ऑक्टोपस के चित्रों पर अलग अलग जगह के छोटे छेद में डालने लगा और अचानक एक खट की आवाज के साथ वो संदूक खुल गया। सभी हैरान थे। तब संतोष ने कहा, ये एक लीवर मैकेनिज्म लॉक है। ऐसा ही लॉक मैंने अपने वर्कशॉप के लिए डिजाइन किया है। सभी ने संतोष की तरफ चौंकती नजरों से कहा और सिद्धेश ने वो संदूक खोल के अंदर की चीजों को देखना शुरू किया। सभी की नजर अब संदूक पर थी, क्योंकि इतने साल समुद्र के खारे पानी में भी वो काफी अच्छी तरह से बचा रहा और आज भी वो उतना ही खूबसूरत था जितना कि कभी पहले हुआ करता था। संदूक के अंदर उन्हें एक छोटी सी पोटली मिली और एक चमड़े के कवर वाली डायरी, जिस पर कि इंग्लिश में लिखा था, सर विलियम जे। अब अतुल भी उन चीजों की तलाशी लेने लग गया। उसने पोटली खोली तो उसके अंदर उसे एक इंसानी दांत मिला, जो कि आम आदमी के दांत से काफी ज्यादा बड़ा था, और कई सोने के बिस्किट्स मिले। सोने के बिस्किट्स देखकर सभी खुशी से चिल्लाने लगे, पर सोने के बिस्किट्स देखकर रोनित चौंक गया और कहा, अजीब बात है, इन सोने के बिस्किट्स पर कोई निशान क्यों नहीं है। तभी अतुल के हाथ से चाय का कप नीचे गिर पड़ा और सबका ध्यान अतुल की तरफ गया तो देखा कि अतुल और सिद्धेश दोनों ही डायरी को खोल के उसमें कुछ घूर रहे हैं। वो दोनों डायरी में इतना खो गए थे कि कप टूटने की आवाज से तक वो होश में नहीं आए थे। अचानक अतुल ने कहा, ये तो नामुमकिन है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। सिद्धेश जरा लैपटॉप लाओ और नक्शा निकालो। तभी अब्बास ने देखा कि उनकी नाव के कंपास अचानक से घूमने लगे थे, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी, पर अब्बास ने उसे एक मैकेनिकल ग्लिच समझकर नजरअंदाज कर दिया। जहां थोड़ी ही देर पहले सब लोग खुश लग रहे थे और चाय के मजे ले रहे थे, वहीं संदूक की चीजों को देखकर सभी थोड़े चुप और गंभीर हो गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो बड़ा सा इंसानी दांत उस पोटली में क्यों था
और वो सोने के बिस्किट्स किसके हैं, और सबसे अजीब बात, उस डायरी में ऐसा क्या है जो अतुल और सिद्धेश को परेशान किए जा रहा था। सिद्धेश वहां से भागते हुए उनके केबिन से लैपटॉप और नक्शा लेकर आया। दोनों ही किसी रोबोट की तरह काम कर रहे थे। सिद्धेश नक्शे पर स्केल और पेंसिल से मार्किंग करने लगा और अतुल ने लैपटॉप पर ऑनलाइन मैप चेक करना शुरू किया। कंट्रोल रूम में सभी लोग लगभग 20 मिनट से अतुल और सिद्धेश की गड़बड़ देख रहे थे। तभी रोनित ने उन्हें टोकते हुए कहा, ऐसा क्या मिल गया है आप लोगों को, जरा हमें भी बताएंगे। इस बात पर ना तो सिद्धेश और ना ही अतुल ने कुछ जवाब दिया, मानो उनको अली बाबा का खजाना मिल गया हो। इनकी इतनी गड़बड़ थी कि बाकी सब सिर्फ इन्हें देख ही रहे थे। और फिर अतुल जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड। वो और सिद्धेश अब कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। फिर सिद्धेश ने पूरी टीम को कहा, ये जो डायरी है ये एक समुद्री टापू के बारे में बता रही है जो अब तक खोजा ही नहीं गया। ये आज के आधुनिक सैटेलाइट मैप में भी नहीं दिखाई दिया है। तभी अब्बास ने उनकी बात को काटते हुए पूछा, क्या तुमने ठीक से चेक किया? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो अब तक किसी ने नहीं देखा हो। अतुल ने अब्बास से गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि हमने ठीक से चेक नहीं किया? हमसे कोई गलती हुई है? माहौल की गर्मी को संतोष ने भांपते हुए कहा, आज के काम से हम सब काफी ज्यादा थक चुके हैं। क्या हम इस सब के बारे में शाम को डिस्कस करें? इस बात पर रोनित ने भी संतोष का साथ दिया और कहा, आज हमेशा की तरह कुछ मिलने की खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। शाम को 6 बजे ऑफिस में मिलते हैं, वहीं पर इन सब के बारे में बात करेंगे। सबने इस पर हामी भर दी और उनकी बोट किनारे की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले जहां सभी लोग खुशी से बातें कर रहे थे, वहीं पर अब ये सब किसी विचार में खोए हुए लग रहे थे। उनकी नाव किनारे पर लगी तो सबने अतुल और सिद्धेश की सामान को उतारने में मदद करी और फिर ये सब उस सामान को ऑफिस में लेकर चले गए। सब कोई ऑफिस लॉक करके अपने अपने घर जाने लगे कि तभी सिद्धेश और अतुल ने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को घर लेकर जाने की जिद करी। ये देखकर रोनित को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि अब तक कभी भी उन्होंने इस तरह का उतावलापन नहीं दिखाया था। रोनित ने अतुल और सिद्धेश से कहा, देखो आज हम सब काफी थके हुए हैं और तुम भी काफी थक गए होगे, तो पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर चाहो तब वापस आ जाना। मैं ऑफिस और लॉकर की चाबियां सिक्योरिटी केबिन में थापा के पास देता जाऊंगा। रोनित की ये बात सभी को पसंद आई और सबने मिलकर अतुल और सिद्धेश को समझाया और सभी अपने अपने घर चल दिए। रोनित 4 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल गया। उसको शाम की पार्टी के लिए भी तैयारी करनी थी और म्यूजियम के मैनेजर से आज के सामान की डीलिंग भी करनी थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला और रोनित का वेलकम किया। रोनित ने थापा को पार्टी के लिए कुछ सामान और खाने पीने की चीजें ऑर्डर करने को कहा। जब रोनित ने ऑफिस और लॉकर की चाबियां मांगी तो थापा बोला, अतुल और सिद्धेश साहब अंदर ही हैं, वो आपसे पहले आ गए थे। अच्छा ठीक है, रोनित ने कहा और वो कार पार्क करने पार्किंग में चला गया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि अतुल और सिद्धेश अभी भी उस संदूक के पास कुछ किताबें और नक्शा लेकर बैठे हुए हैं। रोनित उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए अपने केबिन में चला गया और आज के सामान की फोटोज और लिस्ट जो कि अतुल और सिद्धेश ने बनाई थी उसे देखने लगा। कुल मिलाकर आज का सामान लगभग 40 लाख का था। वाह, आज तो काफी सामान मिल गया है। रोनित बहुत खुश हुआ। कुछ टाइम बाद म्यूजियम का मैनेजर ऑफिस आ गया तो रोनित ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए सोलंकी साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था।
थैंक यू जो आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आ गए। उस पर मैनेजर ने कहा, अरे रोनित साहब, इसमें थैंक्स कैसा, ये तो मेरा काम ही है। सुना है आज आपको काफी पुरानी चीजें मिली हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आप बताओ, आप चाय लोगे या कॉफी? रोनित साहब, आपके हाथों की चाय मिले तो मजा ही आ जाए। इसके बाद रोनित चाय बनाने लगा और चाय बनने तक थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद रोनित ने मैनेजर को सामान की तस्वीरें दिखाई। मैनेजर भी काफी खुश हुआ था और वो खुशी से उस सामान की कीमत देने को राजी हो गया कि तभी मैनेजर का ध्यान एक तस्वीर पर गया। उसने रोनित से कहा, आपको ये कहाँ से मिल गया? वो तस्वीर उन संदूकों की थी जिसमें से उन्हें सामान मिला था। रोनित ने उन्हें बताया कि उन्हें समुद्र में डूबे हुए एक जहाज से मिला हुआ है। मैनेजर ने तस्वीर पर मार्कर से एक निशान बनाया और कहा, ये जो आईसी लिखा हुआ है ना, उसे ध्यान से देखिए। रोनित ने गौर से देखा तो एक संदूक पर धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था। रोनित ने मैनेजर से पूछा, क्या है ये? मैनेजर ने कहा, दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी का निशान है जिसमें से ई मिट चुका है। ये सामान को देखते हुए लग रहा है कि ये जहाज 1800 के करीब डूबा होगा। तभी सिक्योरिटी से कॉल आया कि पार्टी की तैयारी हो चुकी थी और टीम के बाकी के साथी आना शुरू हो गए थे। रोनित ने म्यूजियम मैनेजर को लॉकर रूम में चलने को कहा, जहां वो सामान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता था। सामान देखकर मैनेजर और भी खुश था, क्योंकि इतना समय गुजर जाने के बाद भी सारा सामान एकदम अच्छी हालत में था। रोनित ने मैनेजर पार्टी में रुकने को कहा, पर मैनेजर ने जवाब दिया कि उसकी किसी के साथ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए उसे जाना होगा। इस पर रोनित ने भी कहा कि ठीक है साहब, अगली बार लेकिन ज़रूर आइएगा। थोड़ी देर में फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब रोनित की नज़र अतुल और सिद्धेश के कैबिन की तरफ गई। वो लोग अभी भी उस संदूक और डायरी को लेकर कुछ नोट्स बना रहे थे। रोनित ने उनकी केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें 6 बजने का इशारा किया। उन दोनों ने अंदर से ही सर हिलाकर इशारा दिया और वापस काम करने में लग गए। रोनित ऑफिस से बाहर गार्डन में आया, जहां पर पार्टी का इंतजाम किया गया था। रोनित देखकर हैरान था कि इतने कम समय में थापा ने इतनी तैयारियां कैसे कर ली। उसने थापा को कुछ पैसे दिए। हो ना कहीं रोनित भी उसी संदूक के बारे में सोच रहा था। क्या सच में वो संदूक 1800 के करीब डूबा था? और ऐसा कौन सा राज है कि उस समुद्री टापू को उस डायरी में जिक्र है, उसे कोई खोज नहीं पाया, या फिर वो डायरी झूठ बोल रही है? ऐसा लग रहा था कि उस अनजान टापू ने इन सब का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। रोनित ने घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। अब्बास अपनी मंगेतर मुस्कान के साथ आया था। उसने और मुस्कान ने रोनित को हेलो कहा। रोनित ने भी हंसते चेहरे से उनका स्वागत किया। तभी संतोष भी अपनी मंगेतर मनीषा के साथ वहां आया। ये पहली बार था जब संतोष ने ऑफिस पार्टी में मनीषा को साथ लाया हो। संतोष ने मनीषा का इंट्रो रोनित, अब्बास और मुस्कान से कराया। सबने मनीषा का स्वागत किया कि तभी संतोष ने रोनित से पूछा, अतुल और सिद्धेश कहाँ हैं? क्या वो दोनों अभी तक नहीं आए? वो दोनों तो आज मुझसे पहले ही ऑफिस आ गए थे। वो लोग अभी भी उस ऑक्टोपस वाले संदूक को लेकर बैठे हैं। संतोष ने अब्बास को कहा, तुम मनीषा और मुस्कान को ऑफिस क्यों नहीं दिखाते? फिर अब्बास, मनीषा और मुस्कान वहां से ऑफिस की ओर निकल गए। संतोष ने रोनित से हैरान होते हुए पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या सच में वो उस डायरी और उस संदूक को सीरियसली ले रहे हैं? मुझे तो वो सब बकवास लगता है। रोनित ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, हाँ, आज के बाद तुम्हें उन सबको सीरियसली लेना भी नहीं पड़ेगा। संतोष समझ गया था कि रोनित को उसके जॉब छोड़ने वाली बात का पता चल गया है।
उसने रोनित से दुखी होते हुए कहा, भाई मेरी मजबूरी है, मैं मनीषा के साथ शादी करना चाहता हूँ। रोनित भी दुखी था क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त बिछड़ने वाला था। आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिला है और तनख्वाह भी अच्छी है। आजकल इंजीनियर को कब से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, तो ये कहकर दोनों ही हंसने लगे। तभी वहां सिद्धेश और अतुल भी पहुंच गए। रोनित ने कहा, अभी अब्बास कहाँ रह गया? संतोष ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो कैसे बिरयानी को घूर रहा है। अब रोनित ने सबको एक जगह बुलाया और कहा, आज का हमारा सारा खोजा हुआ सामान 40 लाख का गया है, तो इस हिसाब से सबके हिस्से में 8-8 लाख रुपए आएंगे और मैं आपको आपका अमाउंट 2-3 दिनों में ट्रांसफर कर दूंगा। रोनित की बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर खूब पार्टी करी, लेकिन सिद्धेश और अतुल दोनों साइड में बैठे थे। पार्टी के बाद सबने संतोष और मनीषा को शुभकामनाएं दी क्योंकि संतोष ये काम छोड़ रहा था। फिर सभी एकदम शांत थे। तब सिद्धेश और अतुल खड़े हो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। आप सबको याद ही होगा कि आज हमें ये संदूक मिला था। तभी संदूक उठाकर अतुल ने टेबल पर रख दिया। हमने इस पर जब खोज की तो पाया 1873 में डूबे एक जहाज के कप्तान का है और वो जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इस संदूक में से हमें जो डायरी मिली है वो भी कैप्टन विलियम जोन्स की है और उनका जहाज 1873 से गायब था। किसी को पता नहीं था कि वो जहाज कहाँ गुम हो गया और काफी ढूंढने के बाद भी किसी को उसकी खबर नहीं मिली। ये सब सुनकर सभी के अंदर एक डर की सी लहर दौड़ गई। सभी लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। इस डायरी में सिर्फ 3 ही पन्नों पर लिखा गया है और जो लिखा गया है वो एक समुद्री टापू के बारे में है और कैप्टन विलियम की डायरी में उस समुद्री टापू को एक कर्स आइलैंड यानी कि एक श्रापित टापू कहा गया है। कैप्टन विलियम लिखते हैं कि उस समय तक वो टापू खोजा नहीं गया था और जब वो लोग उस टापू पर गए तो वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं और उनके कंपास खराब हो गए, यहाँ तक कि उनकी घड़ियां भी बंद हो गई थी। वो आगे लिखते हैं कि उन्हें वहां पर एक गुफा भी मिली थी जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, पर अजीब बात तो ये है कि वो सोना बिस्किट्स के रूप का था, तो जाहिर है कि किसी ने वहां पर वो रखा होगा। पर उस टापू पर पहुंचते ही उनके क्रू को प्लेग ने चपेट में ले लिया था और सभी लोग एक एक करके बीमार होने लगे थे और इसीलिए कैप्टन विलियम ने उस टापू को छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धेश ने आगे बताते हुए कहा, उस डायरी में एक नक्शा भी है जो कि उस टापू तक जाता है, पर हैरानी की बात यह है कि वो टापू आज तक भी नहीं खोजा गया। हमें वो आज के जमाने की सैटेलाइट इमेज में भी नहीं मिला। सभी एकदम शांत थे, किसी को भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस कहानी पर विश्वास करें या फिर नहीं। तभी अब्बास ने पूछा, तो वो सोने के बिस्किट्स हमें इस संदूक में मिले थे, क्या उसी सोने की बात कैप्टन विलियम्स कर रहे होंगे? अतुल ने जवाब दिया, शायद हाँ। तभी रोनित ने पूछा, इस डायरी में आखिरी एंट्री कब की गई? अतुल का जवाब आया, 12 मार्च 1873 और इसके बाद से ही इस जहाज की कोई खबर नहीं थी। तभी सिद्धेश ने कहा, क्या हो अगर हमें वो टापू मिल जाए, ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी और वो टापू किसी भी देश की सीमा में नहीं आता तो सारा सोना हमारा हो जाएगा। सिद्धेश की इस बात पर सभी चौंक गए थे और अब्बास तो झट से तैयार भी हो गया था, साथ में अतुल भी रेडी था। सभी लोग लगभग रेडी हो गए थे कि तभी रोनित ने सबसे कहा, वो सब तो ठीक है, पर वो बड़ा सा इंसानी दांत किसका है और क्या हो अगर वो श्राप वाली बात सही है? संतोष ने रोनित को सहमति बनाते हुए कहा, वो तो बहुत दूर की बात है,
क्या हो जाए अगर वो टापू ही वहां पर ना हो। मुझे तो अब भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी पीछे से मनीषा की आवाज आई, जाकर देखने में क्या बुराई है। संतोष के साथ सभी चौंक गए थे। कल तक तो ये काम मनीषा को पसंद नहीं था, लेकिन आज अचानक से उसे इस सब में इंटरेस्ट आ रहा था। फिर अतुल और सिद्धेश भी जोर देने लग गए और रोनित सोच में पड़ गया, पर क्या वहां जाना सही होगा? रोनित ने संतोष की राय मांगी। क्यों नहीं, संतोष के साथ मैं भी आना चाहूंगी, मनीषा ने तुरंत बात काटते हुए कहा। सबकी नजर अब मनीषा पर थी, क्योंकि वहां पर जाने के लिए वो बहुत उतावली हो रही थी। संतोष ने कहा कि वो तो रेडी है, लेकिन मनीषा भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी और उसके काफी मना करने पर भी वो जिद पर अड़ी रही। आखिरकार पूरा क्रू उनकी लड़ाई को देखकर मान ही गया और मनीषा को भी उनके साथ जाने के लिए हामी मिल गई। मनीषा को देखकर मुस्कान भी बोल पड़ी कि मैं भी जाना चाहती हूँ। अब क्योंकि उन्होंने मनीषा को हाँ बोल दिया था तो उससे मना नहीं कर सकते थे, और इसलिए अब्बास ने भी टीम की तरफ देखते हुए कहा, भाई लोग, मुस्कान की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो फिर तय रहा, हम लोग अगले शनिवार को ही निकलेंगे, यानी आज से ठीक 5 दिन बाद। मनीषा और मुस्कान दोनों खुश थी, पर संतोष, रोनित और अब्बास को ये चिंता थी कि सब ठीक से हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर अब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ऐसे भी सवाल थे जिनका जवाब अब तक मिला नहीं था, जैसे कि कैप्टन विलियम का जहाज कैसे डूबा था, वो बड़ा सा इंसानी दांत जो कि सोने की पोटली में रखा हुआ था, वो किसका था? क्या सच में उस जगह कोई टापू था? और अगर था भी तो क्या वो सच में श्रापित था? वो सोने के बिस्किट्स किसके थे, जिनके होने की बात उस टापू पे उस डायरी में लिखी हुई थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के पार्ट 2 में।